वेलकम है एक बार फिर से आपका अनकट के अंदर। मैं ममता आप सभी के साथ और आप जुड़ चुके हैं अनकट में द कटक के साथ। और आज इसमें हमारे साथ मेहमान है मनोज मीना। युवा राजनीति से शुरू हुआ मनोज मीना का सफ़र और उसके बाद राजस्थान के अंदर पिछले 6 सालों से लगातार राजनीति के अंदर एक्टिव है मनोज मीना। हनुमान बेनीवाल के भी समर्थक है, किरोड़ी लाल मीणा के भी समर्थक है, इधर नरेश मीणा के भी ये समर्थक है। तो युवा राजनीति से बातचीत करना ज़रूरी एक इसलिए भी बन जाता है क्योंकि युवा जो है वो एक नींव होती है राजनीति की, और फिलहाल राजस्थान के अंदर इस नींव को पूरी तरह से हटा दिया गया है क्योंकि छात्र संघ के चुनाव है वो नहीं हो रहे हैं। तो मुद्दा वहाँ से शुरू होता है हमारे साथ, और हम तमाम चीज़ों पर मनोज से आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा ये शो अनकट है जिसमें सारी बातें बिना कट के होंगी। नहीं, अनकट ही होना चाहिए सारी बातें और सारे प्रोग्राम में तो मानता हूँ। बहुत अच्छी शुरुआत है, आपको शुभकामनाएं आपके शो के लिए भी। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो क्योंकि आप युवा हैं और युवा राजनीति में ही सक्रिय हैं, तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि पिछले 2 साल से यहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे छात्र संघ राजनीति के, क्या कुछ अपना मत जो है यहाँ पर आप देना चाहेंगे? पिछली सरकार ने बंद किए लेकिन अभी सरकार चेंज हो गई है। नहीं, बिल्कुल ये सही बात है। देखो कि लोकतंत्र में नए जो बच्चे हैं जो राजनीति में सक्रिय है, उनको एक विश्वविद्यालय के चुनाव एक सीडी के रूप में काम आते हैं और वो आगे बढ़ते चुनाव होने चाहिए। पहली बात तो मैं इसके पक्ष में हूँ, लेकिन दूसरा साथ साथ मैं ये भी कहता हूँ लगातार कि जो चुनाव में जो धनबल और गाड़ियों का जो ताकत बच्चे दिखाते हैं, जमीन बेच के या फिर वो किसी प्रकार से गलत काम करके गाड़ी घोड़ों का, उसके मैं खिलाफ रहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव हो, लेकिन चुनाव जैसे जेएनयू में होते हैं उस तर्ज पे हो, एक डिबेट प्रतियोगिता के तर्क पे हो, तार्किकता के तर्क पे हो, एक आइडियाज के तर्क पे हो, ना कि इस तर्क पे हो किसके पास कितनी डिफेंडर है, कितनी फॉर्चूनर है। तो वो चुनाव नहीं होता, वो एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन होता है। बच्चे फिर उससे क्या गलत दिशा में काम करना शुरू करते हैं। नए बच्चे भी देख देख के सोचते हैं कि छात्र नेताओं के पास तो महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है, हम भी नेता बनेंगे। तो वो अपने घर वालों को परेशान करते हैं फिर कि पापा देखो वो छोरा नेता हो गया, अब हमें भी नेता बनना है। तो उससे क्या है, गलत परिपाटी की शुरुआत होती है। चुनाव के मैं पक्ष में हूँ, लेकिन उस चुनाव के पक्ष में नहीं हूँ जिससे बड़े पैसे वालों के लोग राजनीति में आए। आप इस बात को देखोगे तो जिनके राजनीतिक परिवार मजबूत है, जिनके पास ढेर सारा पैसा है, वो क्या करेंगे, 100 गाड़ियों के साथ रैली निकालेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाएंगे, गाड़ियों का जगीरा चलेगा पूरा साथ, तब वो चुनाव लड़ेंगे। अब उसमें मेरे को ये बताओ, जो लड़का किसान है, जो किसान परिवार से आता है, मध्यम वर्ग के परिवार से आता है और वो चुनाव लड़ना चाहता है, तो वो कैसे चुनाव लड़ेगा? उसके पास तो कमरे के किराए देने के पैसे नहीं है, तो वो तो लड़ ही नहीं सकता। योग्य है लेकिन इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पा रहा, पैसा नहीं है। अब वो बेचारा कैसे लड़ेगा? तो लोकतंत्र में जब ये राजनीति की सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी उन लोगों को मिले जो वास्तव में ही कुछ करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं, ना कि उन्हीं लोगों को मिले जिनके बाप, जिनके परिवार रसूखदार है, जिनका पैसा है, वो तो कुछ ही कर लेंगे और वो राजनीति में आगे भी लोगों की मदद नहीं करेंगे। तो लोगों ने इसे क्या है, राजनीति में आने का जरिया तो बनाया, लेकिन किन लोगों ने? पैसे वाले लोगों ने। तो गरीब लोग अध्यक्ष नहीं बनेंगे मैडम। मैं चाह रहा हूँ चुनाव हो, लेकिन एक अलग तरीके से हो। अभी अगर राजनीति के अंदर कोई छात्र है, अगर वो डिफेंडर गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहा है, तो कल को अगर वो विधायक बनता है या फिर वो एमपी बनता है, क्योंकि बहुत सारे जो थे छात्र राजनीति वो बने हैं, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के आज आप केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हनुमान बेनीवाल तक जाओगे, सब छात्र राजनीति से निकले हैं। उस समय तो ऐसी चीजें नहीं थी। पहले का दौर अलग था, वो दौर पहले उतने गाड़ी घोड़े नहीं होते थे चुनाव में। पहले तो ये होता था कि सड़कों पर रैलियां निकलती थी और अपने लोगों के काम कराते थे, लोगों को प्रभावित करते थे, लोगों को जोड़ते थे। अब तो बस छात्र नेता गाड़ी में ब्लैक शीशे और होते हैं, काले शीशे। ये काले शीशों का क्या है? काले शीशे का तो सॉन्ग भी अब वो काले शीशे के भीतर क्या होता है वो तो छात्र नेता जाने। मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान में एक भी गाड़ी अगर किसी छात्र नेता की है जिसमें काले शीशे, पुलिस उनको जब्त करे और परमानेंट उन गाड़ियों को बंद करें। विश्वविद्यालय में एक भी ब्लैक शीशे की गाड़ी नहीं जानी चाहिए। ये ब्लैक शीशा क्या दर्शाता है? मतलब क्यों इसको कूल लगता है क्या छात्रों को? कूल तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि छात्र उस काले शीशे के पीछे गलत काम करते हो, कोई नशा करते हो, कोई गलत प्रकार की अय्याशी करते हो, तो हो सकता है कि इसलिए छिपाने के लिए काला शीशा रखते हो। कूल तो क्या लगेगा, काला कोई कूल लगता है क्या काला शीशा? क्या पता, क्योंकि काले कलर को वैसे की काला शीशा, ऐसे गाने भी बन चुके हैं। गाने तो देखो इस जमाने में कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो गाड़ियों में ब्लैक शीशे की जो परंपरा छात्र नेताओं ने बनाई है, ये ठीक नहीं है।
और विश्वविद्यालय में इन गाड़ियों को लेकर घूमते हैं तो बच्चों में नेगेटिव मैसेज जाता है। तो मैं सरकार से भी कहूँगा और मैं प्रशासन से भी कहूँगा कि जयपुर में जितनी भी काले शीशे की गाड़ियाँ है, चाहे कोई छात्र नेता की हो चाहे कोई आम इंसान की, सबको बंद करो। आपने कभी गाड़ी यूज़ नहीं की? मैं तो अभी भी गाड़ी यूज नहीं करता। मैं तो अभी भी 6 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, 6 साल से बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ। तो मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, जो लोग साथ में रहते हैं उनके साथ काम करते हैं, उनकी मदद से एक दूसरे के साथ पहुँचते हैं, जहाँ जाना होता है वो चले जाते हैं। कितने लोग जो है अभी आपके साथ जुड़े हुए होंगे जो युवा? पूरे राजस्थान के करीबन 50-60 लाख युवा हैं जो इस समय तैयारियां कर रहे हैं, जो बेरोजगार है। अब तो आम किसान के घरों से आने वाले जो बच्चे वो भी जुड़े हुए हैं, तो राजस्थान पूरा जुड़ा हुआ है अब तो। क्योंकि आप बेरोजगारों के नेता हैं। अब तो सभी और भी जो मुद्दे हैं उन पे भी मैं काम कर रहा हूँ। पिछले 3-4 महीने से मैंने थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाया है कि बेरोजगारों के साथ साथ मैं उनकी मदद भी करूं जिनको मदद की ज़रूरत है। गांव में अगर कोई किसान परेशान है, गांव में अगर कोई युवा परेशान है, भले ही वो तैयारी नहीं कर रहा हो, तो मैं उनकी भी मदद करूं। और अब वो मैंने शुरू किया है। अभी मैं कई जगह जा भी रहा हूँ ऐसे प्रोग्रामों में जहाँ किसानों को मेरी ज़रूरत है। तो मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं और काम कर सकता हूँ और मदद कर सकता हूँ, इसलिए दायरा बढ़ा दिया। ये जो किसानों की मदद आप बोल रहे हो दायरा बढ़ा है, किस तरह से फिर आप मदद करते हो? अभी क्या जैसे उनकी मांगे रहती है? अभी जैसे मामला चल रहा है हमारे इधर करौली में, सवाई माधोपुर में, कि डूंगरी बांध के विरोध में, कि डूंगरी बांध में गवर्नमेंट बना रही है, तो करीबन वाला कई लाखों की संख्या में लोग हैं। डूंगरी बांध का विरोध क्यों हो रहा है? आप भी गए थे फिर? डूंगरी बांध का विरोध इसलिए हो रहा है वहाँ पे क्योंकि वहाँ 76 जो गांव है, जिस क्षेत्र में डूंगरी बांध बनेगा उन गांव के लोगों को वहाँ से छोड़ना पड़ेगा, उनको वहाँ से वो निकालना चाह रहे हैं। आप ये बताओ मेरे को, वो पुराने जो गांव हैं, जो ज़मीन है, वहाँ के लोगों की धरोहर है, वहाँ उनकी आस्था है, वहीं उनके बड़े बुजुर्गों ने जन्म लिया, वहीं वो रहे, वहीं उन्होंने साधन संसाधन बनाए, वहीं वो खेती करते हैं और सारा काम उनका वहीं से हो रहा है, उनका जुड़ाव है। तो उस घर को कैसे छोड़ सकते हैं, उस ज़मीन को कैसे छोड़ सकते हैं जो पूर्वजों के समय से उनके पास है। तो हमारा ये मानना है कि सरकार विकास करे लेकिन विनाश नहीं करे लोगों का। सरकार विकास के नाम पे अगर 76 गाँवों के किसानों को वहाँ से विस्थापित करती है तो मैं इसे विकास नहीं विनाश मानता हूँ। और कल एक बड़ी मीटिंग थी वहाँ पे मकसूदनपुरा, मैं खुद वहाँ पे गया था हमारे तमाम साथियों के साथ में, 30-40 हज़ार लोग थे और हमने वहाँ पे मजबूती से बात रखी कि डूंगरी बांध है तो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग, स्थानीय लोग हैं, उनको अगर यहाँ से पलायन किया जाता है, यहाँ से उन्हें निकाला जाता है तो ये गलत है। इसका हम विरोध करेंगे और आने वाले समय में इसको लेकर हम बड़ा हो सकता है विधानसभा घेराव करे या पार्लियामेंट घेराव करे। 76 गाँव है डूंगरी बांध की जद में आएंगे जो। हाँ, तो ऐसे मतलब कि मदद करने का जो आपने पूछा, तो मेरे को जहाँ भी लोग बुलाते हैं, चाहे किसानों के मुद्दे हो चाहे युवाओं के मुद्दे हो, सब मुद्दों पे मैं मदद करता हूँ। अच्छा ठीक है, आप डूंगरी बांध के इस मुद्दे को भी वैसे ही उठा रहे हैं कि नहीं होना चाहिए गाँवों के लिए। अभी जो है, अभी आप एसआई भर्ती को लेकर के आप शहीद स्मारक पर बैठे थे, वो धरना क्या अभी भी चल रहा है? वो धरना चल रहा है। आपको जानकारी में नहीं है कि जो आप ऐसे करो अभी भी चल रहा है, कि आप जाया करो रोज, आपको पता लगे धरना नहीं? हम रोज तो हम तो जाते, लेकिन अभी हनुमान बेनीवाल खुद यहाँ पर है नहीं ना। नहीं, हनुमान बेनीवाल जी देखो पार्लियामेंट चल रही है और वो एक जिम्मेदार सांसद है और पूरे राजस्थान के लोगों की मदद करते, तो उनको जब समय मिलता है तो यहाँ भी रहते हैं सड़कों पे, लेकिन जब पार्लियामेंट चलती है तो जिम्मेदारी है कि सड़कों की आवाज़ को संसद में उठाएं। उन्होंने आज झालावाड़ वाले मुद्दे पे वहाँ पे राजकुमार जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में तीनों लोगों ने ये मांग करी है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मिले। तो ऐसे ही जो भी मुद्दा होता है, हनुमान बेनीवाल जी सड़कों पर भी लड़ते हैं और पार्लियामेंट में भी लड़ते हैं। अभी पार्लियामेंट चल रही है इसलिए दिल्ली है, जैसे पार्लियामेंट समय मिलेगा हमारे बीच धरने में होंगे। आप लास्ट कब गए हो धरना स्थल पर? धरना स्थल पे मैं गया था डूंगरी बांध के प्रोग्राम में पहुंचने से 2 दिन पहले, यानी कि 4 दिन पहले गया था। अभी किन्हीं कारणों से थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था और धरने प्रदर्शन उधर चला गया करौली की साइड। आज जाऊंगा धरने को लेकर के, क्योंकि काफ़ी जो है हनुमान बेनीवाल जब खुद यहाँ पर थे, रोज़ शाम को जाया करते थे। वहाँ पर दिन में भी रहा करते थे, कभी ज़्यादा लोग आते थे तो कभी कम आते थे। अलग अलग जगह के लोग भी उनके पास आते थे। उसके बाद जब ऐसा ही भर्ती में अलग अलग फैसले आने लगे तो क्या उस समय ये रफ्तार धीमी हुई या फिर ऐसे लगता कि इतने दिन जो किया उसका क्या? क्योंकि सरकार ने तो अपनी मंशा स्पष्ट कर दी कि भर्ती अभी रद्द नहीं करेंगे। देखो, सरकार ने बड़ा घिनौना काम किया है। पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि सरकार ने 6 एजेंसियों से इस बात की पुष्टि कराई कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ। 6 एजेंसियों ने कह दिया पेपर लीक हुआ है और उसके बाद आप ये देखो कि सरकार अपने स्टैंड से बदल गई। ठीक है,
सब कैबिनेट कमेटी ने भी कहा कि पेपर लीक हुआ है और हम इसे रद्द करेंगे। बाद में सब कैबिनेट कमेटी कहती है कि अभी जल्दबाजी होगी। एसओजी ने पहले कहा 500 लोग फर्जी है, फिर एसओजी से ये कहलवाया गया आप ये कह दो कि 50 लोग पकड़े वही फर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये दोहरापन है, यानी गवर्नमेंट की संस्थाओं से जांच कराने के बाद में खुद ही की संस्थाओं की बेइज्जती करा रही है। तो ये इतिहास में याद रखा जाएगा, जब हम सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, जब गवर्नमेंट अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए उन्हें दबाव बनाकर राजस्थान के लोगों की हत्या कर रही थी और राजस्थान में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही थी। और लेकिन गवर्नमेंट चाहे कुछ भी करे, लेकिन हमें माननीय न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि इस लड़ाई को जीतेंगे। सुनवाई रोज चल रही है, आज भी सुनवाई थी और मेरे को लग रहा है कि 10 या 15 दिन में निर्णय आएगा और ये भर्ती 100% रद्द होगी। जब आप आंदोलन कर रहे थे एसआई भर्ती को लेकर, उसके बाद आप अलग हो गए थे। आपने एक आंदोलन किया था जो है फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन करने की मांग को लेकर के। बिल्कुल किया, काफी दिनों तक चला था आपका आंदोलन। और आप रोज शाम को वहां पर जाते थे और मैं वहीं रहता था। जो आरएस पोस्टपोन का भी एक अलग धरना आरयू के अंदर चल रहा था। तो लास्ट में हुआ ये कि आरयू का धरना भी इसी तरह से खत्म हुआ, ना तो आरएस पोस्टपोन हुआ। जब आप वहां पर थे तो उस दौरान पोस्टपोन हुआ था, तो उसका क्रेडिट आप लेते हैं कि जोर लगा कुछ उस चीज का आपके धरने का, आपके साथ लोग जुड़े उसका की करना? नहीं, देखो वो सब युवाओं की ताकत थी और मैं अकेला ही नहीं कि राजस्थान के तमाम जिलों से युवा आए थे और हमने महेशनगर जेडीए गार्डन में शुरू करा धरना। 10 दिन हम वहाँ बैठे, 10 दिन में वहाँ पूरे दिन रहता था, 24 घंटे, बरसात में भी वहीं सो रहा हूँ, रात में दिन में भी वहीं रह रहा हूँ उन बच्चों के बीच में। हाँ, ये सही है कि 10 दिन शहीद स्मारक नहीं आया मैं, क्योंकि मैं वहाँ उन बच्चों के लिए लड़ रहा था और सरकार को उस लेवल पे हमने वहाँ झुकाने का काम किया, मजबूर किया कि यूआर साहू जैसे ही आरपीएससी के चेयरमैन बने, 2 दिन में उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सरकार की बद पिटवाई, बेइज्जती हुई सरकार की। उन्होंने कहा कि हम फर्स्ट ग्रेड को पोस्टपोन नहीं करेंगे। फिर बाद में हम हमारी लड़ाई को सड़कों पे लड़ रहे थे, माननीय न्यायालय में भी लड़ रहे थे और माननीय न्यायालय में जब उन्हें जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में जैसे उन्हें बुलाया गया कि ये क्या कर रहे हो, तो एग्जाम टकरा रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ, तुम आरपीएससी चला रहे हो, तुम क्या मजाक कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं हम पे गलती हो गई, हम कर देंगे। तो उन्होंने तुरंत कर दिया। फिर तो सरकार को अगर ये जब हम ये मांग कर रहे थे और सरकार खुद अपने लेवल पे इनको मानती तो युवा धन्यवाद देते, लेकिन हमने तो हमारे डंडे से, न्यायालय के डंडे के जोर से कराया, हमारी ताकत के जोर से कराया, तो सरकार को धन्यवाद किस बात का। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो प्रदेश के युवा थे वो हमारे साथ शुरू से संघर्ष में थे, तो सब लोगों ने धन्यवाद दिया, सब लोग साथ हुए, सबकी जीत हुई और सरकार को पीछे हटना पड़ा। और जो भी मुद्दे ज़्यादातर हम उठाते हैं उनमें हम जीतते ही, हारते कभी नहीं, और सरकारों को कई बार झुकाया, आगे भी झुकाएंगे। उस दौरान जो है आपका एक जो है आप धरना कर रहे थे, नारेबाजी लगा रहे थे अपने समर्थकों के साथ, तो कुछ एक नारा था मुख्यमंत्री को लेकर के, वो काफ़ी वायरल हुआ। उस पर लोगों ने आपको ये भी बोला था कि नरेश मीणा जो है अभी राजनीति में आए हैं, अच्छी खासी राजनीति कर रहे हैं, तो उनको मुख्यमंत्री के लिए इस तरह का नारा नहीं लगाना चाहिए था। भजनलाल चून मांगो को जो नारा था वो, तो ये नारा मैंने थोड़ी लगाया, आप साथ में थे ना कि वो रोक सकते थे ना आपकी ऐसा नारा मत लगाओ। ऐसा कहा कि वो मुख्यमंत्री पद पर है, उनकी प्रतिष्ठा पर, ऐसी बात अच्छी नहीं लगती। देखो ऐसा है, ऐसे नारों का मैं ना कल समर्थन करता था ना मैं आज समर्थन करता हूँ, लेकिन उस समय जो नारा लगा, तो अब बच्चा कोई दूर खड़ा नारा अगर एकदम से लगा देता है 2-3 सेकंड का, तो रोकना भी 2-3 सेकंड में संभव नहीं होता। और उसने 2 बार वो शब्द बोले थे, फिर मैं बाद में मेरे को पता लगा, तो मैंने नहीं बाद में नहीं, जैसे वो चला गया नारे लगा के, पता नहीं कौन था, मैं जानता नहीं इस बच्चे को, लेकिन बाद में जब मैंने सोशल मीडिया पर देखा तो मैंने इसको लेकर स्पष्टीकरण भी दिया था उस समय कि ऐसे नारों का मैं समर्थन नहीं करता और किसी भी समुदाय या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसे नारे लगाना ठीक नहीं है। फिर कुछ लोगों ने बोला ये था, कुछ पत्रकारों ने भी सोशल मीडिया पर कि नरेश मीणा किस स्तर की राजनीति यहाँ पर कर रहे हैं। नहीं, नरेश मीणा किस स्तर की राजनीति कर रहे हैं, मनोज मीणा किस स्तर की जो राजनीति वो कर रहे हैं। नहीं, मैं तो अच्छे स्तर की राजनीति कर रहा हूँ, युवाओं को न्याय दिला रहा हूँ, आम जन ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। और कौन से स्तर की राजनीति होनी चाहिए सड़क पे, मेरे को बताओ भाई। न्याय की राजनीति, संघर्ष की राजनीति अगर मनोज मीणा नहीं कर रहा आज राजस्थान में, तो और कोई दूसरा नाम बताओ जो कर रहा हूँ, कौन कर रहा है बताओ। पूरे 50-60 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए मैं लड़ रहा हूँ, किसानों की मैं लड़ रहा हूँ, तो और कौन सी राजनीति लोगों को पसंद आएगी? इससे बड़ी राजनीति और क्या होगी? मैं कोई पद पे तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मेरी ताकत से मैं लोगों को न्याय दिला रहा हूँ, लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, तो ये मेरी ताकत है। और मेरे को लग रहा है कि सब लोगों को इस राजनीति को पसंद करना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति ऐसी राजनीति को पसंद नहीं कर रहा है, तो मेरा मानना है कि फिर जो चापलूसी वाली राजनीति है लोगों को वही ठीक लगती है। नरेश मीणा जेल से बाहर आए और उसके बाद फिर से अंदर चले गए। हाँ, अंदर चले गए। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है
कि 8 महीने सरकार ने जेल में रखा पहले समरावता कांड को लेकर, और जब वो छूट के आया 8 महीने बाद में, तो झालावाड़ में जो घटना घटित हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि भजनलाल सरकार का फेलियर है, मदन दिलावर का फेलियर है कि मदन दिलावर जी ने अभी नैतिकता के नाते इस्तीफा नहीं दिया है। उनको देना चाहिए था, क्योंकि वो जो स्कूल गिरी है, आपकी जानकारी में होगा तो वहाँ के ग्रामीण इस बात को 4 साल से कह रहे हैं कि ये स्कूल जर्जर हालत में है, इसकी मरम्मत होनी चाहिए और ये स्कूल कभी भी गिर सकती है। लेकिन ग्रामीणों के कहने के बाद भी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। कलेक्टर ने ये बयान दिया घटना के बाद में कि मेरी जानकारी में नहीं था। कलेक्टर ने जब रिपोर्ट मंगाई झालावाड़ जिले की, और जब सारी जब बिल्डिंगों की रिपोर्ट आई तो उसमें उस स्कूल का नाम नहीं था। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, कलेक्टर कह रहे हैं इस स्कूल का नाम नहीं था, ग्रामीण कह रहे 4 साल से हम इसकी मांग कर रहे हैं, तो कौन से अधिकारी भ्रष्ट हैं जिन्होंने उस स्कूल का नाम वहाँ नहीं पहुँचाया? या कलेक्टर झूठ बोल रहा है? जो भी लोग हो, इसकी SIT से जाँच हो और उन लोगों को कड़ी सजा मिले, उन दोषियों को जेल हो। और वहाँ पे 7 मासूम बच्चे चले गए, आप ये देखो, और जिनमें से एक परिवार के 2 बच्चे चले गए। जब उनके हाँ भाई बहन थे, उनके न्याय की मांग के लिए, उनके परिवार, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए जब नरेश मीणा अस्पताल के बाहर वहाँ धरने पे पहुंचे, तो भजनलाल सरकार ने आनन फानन में उनको गिरफ्तार करने का काम किया। और लोकतंत्र में लाठी के दम पर भजनलाल सरकार लोकतंत्र को चला रही है, तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और नरेश मीणा को इन्होंने फिर जेल में डाल दिया। तो ये लोकतंत्र चल रहा है, लाठी तंत्र चल रहा है। एक तो मेरे समझ नहीं आ रहा कि अब अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो गई राजस्थान में। आर्टिकल 90 हर व्यक्ति को अधिकार देता है, 19 कि आप अपने तरफ से धरना प्रदर्शन कर सकते हो शांति प्रिय ढंग से। तो मेरा समझ नहीं आया कि भजनलाल सरकार इस प्रकार की जोर जबरदस्ती क्यों कर रही है। क्या पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना गलत है? नरेश मीणा बैठ के वहाँ ये कह रहे थे कि 1 करोड़ के मुआवजे की हम मांग करते हैं, सरकारी नौकरी की हम मांग करते हैं, कई मांगी थी, और वो परिवार को मिलती तो कुछ तो मिलता। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि 10 बीघा जमीन भी मिले, सरकारी नौकरी भी मिले, 1 करोड़ रुपए भी परिवार को मिले, इस पूरे घटनाक्रम की जांच भी हो, और जो अधिकारी शामिल है उन पर कार्रवाई भी हो, जिससे आने वाले समय में लोग इससे सख्त एक मैसेज जाए कि ऐसा नहीं हो। लेकिन स्कूल में टीचर को सस्पेंड कर दिया था, उसको क्या नहीं, सस्पेंड टीचर को करने से काम नहीं चलेगा मैडम। टीचर के सस्पेंड करने से थोड़ी काम होगा। उनको सस्पेंड करो ना, बड़े अधिकारियों को, कलेक्टर को हटाओ ना वहां से। कलेक्टर के होते हुए इतनी बड़ी घटना हो गई, उसकी जानकारी भी नहीं है कि आप क्यों कलेक्टर यहाँ, मेरे को बताओ, क्या आप चाय नाश्ता पीने के लिए आते हो क्या ऑफिस में? आप गर्रा करो, फिर वहाँ पी लिया करो चाय। तो आप इस प्रकार की जिम्मेदारी, एक जिम्मेदारी पद पे हो और आप ध्यान नहीं दे पा रहे, 7 बच्चे चले गए, कौन जिम्मेदारी लेगा? मदन दिलावर जी बेशर्मों की तरह जगह जगह प्रोग्रामों में जा रहे हैं, स्वागत करा रहे हैं, उनकी संवेदना मर चुकी है और ये कह रहे हैं मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने इससे बेशरम आदमी शिक्षा मंत्री कोई नहीं देखा। अगर आपकी ध्यान में हो तो अभी 1 बजे की दुखद घटना एक और हुई कि जैसलमेर में बालिका स्कूल का गेट जो है वो नीचे गिर गया और एक पहली क्लास का छात्र जो है वो नीचे दब गया, मौत भी हो गई। मेरे अभी जानकारी में आया ये मुद्दा, और मैंने इस पर अभी सोशल मीडिया पर इसको शेयर भी किया है कि जैसलमेर में भी ये घटना हो गई। और जैसलमेर में भी वही सेम कि 3 साल से लोग कह रहे थे कि ये जो पिलर है, गेट है, ये मेन गेट है, ये कभी भी गिर सकता है, लेकिन ध्यान ही नहीं दिया और वो गेट गिरा और एक मासूम बच्चा मर गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम है ना, एक सड़ चुका है एक प्रकार से। और सेफ ये जो 7 बच्चों की हत्या होना और आज एक बच्चे की जान जाना, ये कोई ईश्वर के द्वारा ली गई हत्या, जान नहीं गई, प्रकृति ने कोई प्रकृति की वजह से जान नहीं गई। ये जान क्यों गई है? सिस्टम में बैठे गलत लोगों की वजह से इन बच्चों की जान चली गई। सिस्टम में बैठे लोग अगर ठीक होते, सिस्टम ठीक होता, 3-3 साल से 4-4 साल से जब मांग कर रहे हैं कि स्कूल की मरम्मत कराओ, गेट को ठीक कराओ, क्यों नहीं कराया गया? क्यों ध्यान नहीं दिया गया? क्यों उन बच्चों की कुर्बानी दे दी गई? तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये एक सिस्टमेटिक हत्या है। ये सिस्टमेटिक हत्या है, इसकी जिम्मेदार सिस्टम है। 8 बच्चे हो गए, 7 झालावाड़ के, 1 जैसलमेर के, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मजबूत मैसेज नहीं आया। और मैं ये आपके माध्यम से मांग करूंगा कि राजस्थान में जितने भी स्कूल है जो जर्जर हालत में है, उनके डाटा मंगाए जाए और उनकी मरम्मत की जाए, और ये उनके लिए नई भवन बने, नई बिल्डिंग बने, और उस हिसाब से स्कूलों को तैयार किया जाए, जिससे आने वाले भविष्य में से घटनाएं नहीं हो। नहीं, ये घटनाएं होती रहेंगी, कल कोई और बच्चे कहीं ना कहीं मरेंगे, तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सरकारों को एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। और बहुत बड़ी रोचक बता रहा हूँ मैं आपको, राजस्थान में पिछले 50 साल में एक भी नई स्कूल नहीं बनी। सारी स्कूलें पुरानी हैं, 50 साल पहले की। अब ग्रामीण कहीं जरूरत होती है तो 1 कमरा बनवा दिया, भामा साहब ने 2 कमरा बना दिया। सरकार ने कितने कमरे बनवाए? सरकार ने क्या कराया स्कूलों में? क्यों नहीं करा रहे?
ये जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। और मदन दिलावर जी को घूमने से अच्छा मेरे को ये मानना है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, जिससे और कोई शिक्षा मंत्री बने, जिम्मेदारी ले इस पद की और इसको जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा विभाग में काम करे, नई स्कूलें बनवाए। अभी थोड़ा उस राजनीति पर आ जाते हैं, जहाँ पर क्या विचारधारा जो है आप रखते हैं कि मेरी यह विचारधारा है और इसी बलबूते पर मैं राजनीति करूँ और मैं इसीलिए राजनीति में, सबकी अपनी विचारधारा होती है। मेरी विचारधारा तो गरीबों को न्याय दिलाने की है, मेरी विचारधारा तो युवाओं के साथ खड़े होने की है। जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ मनोज मीणा खड़ा होगा, ये विचारधारा को लेके मैं चल रहा हूँ। मेरी कोई पार्टी की विचारधारा नहीं है, मैं कोई कांग्रेस में नहीं हूँ, कोई बीजेपी में नहीं हूँ, या कोई अन्य कोई मैं पार्टी में नहीं हूँ। अभी मैं एक फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहा हूँ और मैं हर उस गरीब आदमी की, हर उस ज़रूरतमंद आदमी की मदद कर रहा हूँ जो न्याय के लिए उम्मीद लगाए बैठा है कि कोई मेरी मदद करेगा, और उस आदमी तक मैं पहुंचता हूँ। जो मुद्दा मेरे तक पहुंचता है, उनकी बात पहुंचती है, मैं प्रयास करता हूँ उनकी मदद करने का। तो मनोज मीणा की जो विचारधारा है, गरीब किसान, मजदूर और युवाओं की विचारधारा है। एक बार नरेश मीणा ने कहा था, जब हमने उनसे एक बार बात की थी अभी कुछ ही दिन पहले जब वो जेल से आए थे, कि मीणा समाज के अंदर कौन युवा नेता है आप बता दो। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि युवा नेता यहाँ से कुछ निकले, क्योंकि अभी जो नेता है वो युवा नेताओं को नेता बनने नहीं दे रहे हैं। क्या आने वाले समय में ये देखा जा सकता है कि मनोज मीणा और नरेश मीणा जैसे लोग एक मीणा समाज से उभरते हुए नेता बनेंगे, कि उनके मुद्दों को रखा जा सके? देखो ऐसा है, नेता तो जनता बनाती है, हम तो प्रयास कर रहे हैं लोगों की आवाज़ उठाने के। बाकी ये सही है कि नरेश मीणा मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे बड़े भाई है, जब जरूरत पड़ती हम साथ खड़े होते हैं। जब सरकार छोड़ नहीं रही थी तो हमने उनके लिए प्रयास किए। वो 8 महीना जेल में थे, सरकार को चेतावनी दी, 1 लाख लोगों को विधानसभा घेराव को ऐलान किया, सरकार को झुकाया, सरकार को पीछे हटाया, उनको बाहर निकलवाया, उनकी जमानत करवाई, या फिर पकड़ लिया, फिर प्रयास करेंगे, फिर छुड़वाएंगे। और ये कम जिम्मेदार नागरिक के तौर पे भी हमारे को ज़रूरी है करना, और दूसरे हमारे बड़े भाई भी है तो उनकी मदद करनी चाहिए, तो उनकी मदद कर रहे हैं। अभी जो है जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद है राजकुमार रोत, वो भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं, बड़े स्तर पर कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट किया, उसके बाद संसद के अंदर भी अभी वो तख्तियां लेके जा रहे हैं कि अलग से भील प्रदेश बनना चाहिए। आपकी इसको लेकर के क्या राय? आप भी चाहते हैं कि बने भील प्रदेश? देखो, वो उनकी व्यक्तिगत उनका मसला है। भील प्रदेश वाले मामले में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा प्रदेश, जो आज हम जिस प्रदेश में हैं, उसकी तस्वीर बड़ी खूबसूरत है, और जिस दिशा में हम चल रहे हैं वो ठीक है। बस कुछ मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पे लोगों की जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है। और बाकी जो राजकुमार रोत जी है या उनकी पार्टी है उधर भी डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जो आदिवासियों के लिए वहाँ जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है, लेकिन जो वो मांग कर रहे हैं उससे मैं ज़्यादा आप पुरजोर समर्थन नहीं करते उस मांग? हाँ, उस पर मैं कोई टिप्पणी भी नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज हम जिस स्थिति में, राजस्थान की जो स्थिति है वो ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता वैसे इन हालातों में कोई नए प्रदेश की मांग कर नहीं, क्योंकि जो बीजेपी पार्टी के जितने भी सांसद विधायक है वो तो इसका समर्थन कर रहे हैं। अगर उनसे पूछे तो वो कर रहे हैं, वो सारे मेरे मित्र हैं, तो अच्छी बात है वो मांग करे तो। अच्छा, आप अपने मित्र को नहीं कहते कि राजस्थान तो वैसे ही एक है? तो मैंने कहा ना आपसे अभी कि राजस्थान खूबसूरत प्रदेश है और राजस्थान की आज की तस्वीर अच्छी है। तो जिस हालातों में राजस्थान है तो ठीक है। राजस्थान, मेरे को मानना गवर्नमेंट को नए काम करने चाहिए उधर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में। अगर जो हमारे वहाँ आदिवासी भाइयों की जो समस्या है उनके विकास के कुछ काम करे, ऐसी योजनाएं लाए, ऐसे प्रोजेक्ट लाए जो उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर समस्या खत्म हो जाएंगी तो शायद अलग प्रदेश की मांग शायद वो नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमसे लोग दूर रहते हैं या हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए अब तक वो मिली नहीं, शायद इसलिए कर रहे होंगे मांग। कुछ समस्या तो होगी वहाँ पे, मैं ये नहीं कहता समस्या नहीं, समस्या है। समस्या उनकी यही है कि जब अलग प्रदेश हमारा बनेगा तो वो बोल रहे हैं कि अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा। नहीं, सरकार अब अगर प्रयास करेगी तो डेवलपमेंट राजस्थान के एक साथ मिलके भी अच्छे प्रयास किए जा सकते हैं। उसके लिए अलग प्रदेश की मांग को बहुत ज़्यादा लेवल पे देखा जाए तो मुझे ज़रूरत दिखाई नहीं पड़ती। बाकी वो उनका मांग, देखो हर व्यक्ति को अधिकार है मांग करने का, हम किसी को रोक तो सकते नहीं। अब राजकुमार जी मांग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि राजस्थान बड़ा खूबसूरत है आज के दिन। आज के दिन में राजस्थान खूबसूरत है। कौन प्रधानमंत्री ऐसे है या फिर रहे हैं जिनको आप अपना आदर्श मानते हो? देखो, प्रधानमंत्री राजस्थान में बहुत सारे रहे पूरे भारत में, और आप अगर प्रधानमंत्री की बात करो तो मैं चौधरी
चरण सिंह जी को इसमें देखूंगा कि उन्होंने किसानों के लिए एक किसान नेता की तरह वो रहे और बहुत अच्छी उन्होंने लड़ाई लड़ी किसानों के लिए। और कभी भी उन्होंने प्रधानमंत्री वाला वो नहीं रखा कि मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ। वो एक गरीब किसान के घर से जन्म लिए और वहाँ से वो निकले और देश में बड़ी शख्सियत बने और एक मिसाल कायम करी कि एक गरीब किसान का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है। तो मेरे जो आदर्श है वो वही है। आप उन्हीं को मानते हो, चरण सिंह चौधरी को? चरण सिंह। अच्छा, अभी जयंत चौधरी फिर कैसे काम करे उनके पीछे, क्योंकि वो उनके पोते हैं और अभी उनका राजस्थान में वो अपनी पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं। वो तो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो विस्तार करना हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है और पार्टी चला रहे तो विस्तार करना भी चाहिए। और वो राजनीतिक व्यक्ति है तो वो पार्टी के लिए काम भी करेंगे, वो तो उनका व्यक्तिगत मसला है कि वो कहाँ कितना विस्तार करे। लेकिन मैं उनके दादा को एज ए प्रधानमंत्री के रूप में देखता था। तो जब पढ़ा उनके बारे में, हम तो लेट जन्म हुआ हमारा, लेकिन जब हमने उनको देखा, समझा, पढ़ा तो हमें लगा कि यार एक किसान घर से निकला हुआ व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है और जो किसानों के लिए लड़के किसानों के लिए काम कर सकता है। तो उनको एक आदर्श के रूप में देखा जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ भारत के सभी लोग उनका सम्मान भी करें, क्योंकि एक चौधरी चरण सिंह जी बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं और एक बड़ा नाम है हमारे देश के, और जिनको सभी किसान या सभी आमजन सम्मान की दृष्टि से देखें तो ठीक है। हनुमान बेनीवाल भी किसानों के लिए काम करते हैं, वो तो बोलते हैं उनकी पार्टी किसानों के लिए है। आप उनके साथ भी नजर आए हैं, मंच भी साझा किया है। क्या आने वाले समय में आपको आरएलपी में देखा जा सकता है? देखो, अभी तो मैं प्रदेश के युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। हनुमान बेनीवाल जी के साथ 90 दिन से हम शहीद स्मारक पर बैठे और संघर्ष किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान बेनीवाल जी प्रदेश के जनता के, गरीब किसान युवाओं की एक बड़ी आवाज़ है, मजबूत आवाज़ है, जो हमेशा तैयार रहते हैं सड़कों पर संघर्ष करने के लिए। कल शाम को पर्वतसर में कोई घटना हो गई तो वो वहाँ पे डेड बॉडी को लेके धरने पे बैठे थे, मांग पूरी करवाई। तो हनुमान बेनीवाल जी जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ पहुँचते हैं और मजबूती संघर्ष करते हैं। और हर संघर्ष करने वाले व्यक्ति के साथ मनोज मीणा खड़ा है। हनुमान बेनीवाल जी हो, चाहे हमारे बड़े भाई नरेश मीणा हो, चाहे और भी कोई व्यक्ति जो राजस्थान में संघर्ष करेगा, उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर हम मजबूती से उन्हें मजबूत करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारी विचारधारा भी गरीब किसान वाली विचारधारा पे हम चलते हैं। हमारी विचारधारा सबकी एक है और इसलिए हम मजबूती से सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चाहे हनुमान जी हो, चाहे हमारे नरेश भाई हो, चाहे तमाम और नेता हो जो आज के दौर में संघर्ष कर रहे हैं, हम भी उसी कड़ी में उनके लिए साथ मिल के अपने भाइयों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आने वाला समय वो तो उसी समय तय करेंगे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन आज के दिन जो मेरी प्राथमिकता है वो युवाओं के मुद्दों पर लड़ने की ज़्यादा है, किसानों के लिए लड़ने की ज़्यादा है, लोगों को न्याय दिलाने की ज़्यादा है। और अभी वर्तमान परिस्थितियों में ना तो ऐसा कोई चुनाव है और ना ही कोई ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है। तो 2028 में चुनाव होंगे और जब तय करेंगे कि आगे क्या करना है। बाकी अभी जो ध्यान है मेरा वो बस यही है कि प्रदेश के युवाओं को मैं न्याय दिलाऊं। आप राजनीति में एक्टिव हो गए, कभी मतलब ये नहीं आए कि घर से ये प्रेशर की क्या राजनीति में इसमें आपको क्या पता आपका क्या भविष्य है, आप पढ़ाई की तरफ जाएं या कुछ काम करें, ऐसा कभी होता है? नहीं, देखो, मैंने जब मन बनाया कि प्रदेश के युवाओं के लिए लड़ना है, पहले जब मैं तैयारी करता था तो मैंने बहुत सारे संघर्ष करे, बहुत सारी चीज़ें देखी और मैंने इस बात को समझा कि हमारे जो पेपर लीक के चलते, भ्रष्टाचार के चलते बहुत सारे युवा परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे, गरीब किसान के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा। तो मेरे को लगा कि युवाओं की लड़ाई लड़नी चाहिए। तभी से मैंने मन बना लिया कि मनोज मीणा नौकरी नहीं लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लाखों लोगों को नौकरी लगाने में मदद करी किसान के बच्चों को, तो कितने किसान परिवारों को भला होगा। और उसी सोच, उसी विचार के साथ मैं आज संघर्ष कर रहा हूँ। और इसके पीछे हाँ, परिवार वाले ज़्यादा ज़रूर परेशान होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर लाखों परिवारों को खुशियाँ मिलती है, लाखों माँ बाप अगर खुश होते हैं मेरे संघर्ष से, तो कोई बात नहीं अगर मेरा परिवार थोड़ा बहुत परेशान होता भी है। कौन से कंपटीशन की आपने तैयारी की फिर छोड़ दी? मैं 2016 में इंजीनियरिंग किया हुआ स्टूडेंट रहा और मैंने जयपुर से ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने तैयारी करी 4 साल। तो मैं उस समय तैयारी करता था JEN की, जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट होती है, सिविल से था मैं। तो उस समय तैयारी कर रहा था और उसी समय पेपर लीक हुए हमारे, तो उसी समय उनकी लड़ाई लड़ी। और जब लगा कि यार जब हम खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो JEN बन के भी क्या ही कर लेंगे। जब इतने लोग परेशान हैं, सिस्टम में बैठे इतने बड़े बड़े लुटेरे आ गए जो बच्चों का खून चूस रहे हैं, जो बच्चों का भविष्य को लूट रहे हैं, तो हमें लगा कहीं ना कहीं हमें ये सिस्टम को सुधारना है, सिस्टम को बदलना है। और इसी भावना के साथ हम राजनीति में फिर सक्रिय हुए और छात्र राजनीति में सक्रिय हुए और आज वही काम कर रहे हैं, छात्रों के साथ अब किसानों के लिए मदद कर रहे हैं और जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्या है, उनको लेकर बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। और हमें लगा कि आज के दौर में
आवाज़ उठाने वाले, संघर्ष करने वाले लोग कम हैं। तो इसी राह पे फिर हम निकल पड़े और अब संघर्ष जारी है और मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी तो लोगों के लिए संघर्ष हमारा निरंतर जारी रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोज मीणा, बेरोजगार नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक या फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन की मांग को लेकर के धरने प्रदर्शन करते हुए नजर आए। नरेश मीणा का समर्थन, उनकी रिहाई की मांग और उसके बाद शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल के साथ उनके धरने का समर्थन, तमाम मुद्दों पर ये आवाज़ उठाते आए। आप इंतज़ार करिए किसी और अगले अनकट का, इसको देखने के बाद, और बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।